रात के 2 बज रहे थे। यमुना के किनारे बने उस पुराने गोदाम में सन्नाटा इतना गहरा था कि अपनी ही सांसें सुनाई दे रही थीं। तभी एक पुरानी गाड़ी वहां आकर रुकी। हेडलाइट की रोशनी सीधे उस लोहे के दरवाजे पर पड़ी जो बरसों से जंग खा रहा था। गाड़ी से एक लंबा आदमी उतरा, हाथ में काला बैग और चेहरे पर शिकन। उसका नाम था इंस्पेक्टर विक्रम। लेकिन आज वह यहां किसी मुजरिम को पकड़ने नहीं आया था। वह यहां एक ऐसी गुत्थी सुलझाने आया था जिसने पिछले 10 सालों से उसकी नींद उड़ा रखी थी। जैसे ही उसने गोदाम का दरवाजा खोला, अंदर से एक अजीब सी सड़न भरी बदबू आई। उसने अपनी टॉर्च जलाई। रोशनी की किरणें जैसे ही फर्श पर पड़ीं, विक्रम के पैर ठिठक गए। सामने फर्श पर खून से एक बड़ा सा निशान बना था और ठीक उसके बीचों बीच एक पुरानी घड़ी पड़ी थी। उस घड़ी की सुइयां 12:15 पर रुकी हुई थीं। विक्रम आगे बढ़ा और जैसे ही उसने घड़ी उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, उसे पीछे से किसी के चलने की आहट सुनाई दी। कोई था जो अंधेरे में छिपा उसे देख रहा था। कौन है वहां? विक्रम ने अपनी गन निकालते हुए चिल्लाकर पूछा। कोई जवाब नहीं आया। बस एक परछाई तेजी से खंभे के पीछे छिपी। विक्रम उस ओर भागा, लेकिन वहां कोई नहीं था। सिर्फ एक पुराना संदूक रखा था। जब उसने संदूक खोला तो उसके अंदर एक फाइल रखी थी। उस फाइल पर लिखा था, केस नंबर 4, 104, अधूरी मौत। विक्रम ने जैसे ही पहला पन्ना पलटा, उसके हाथ कांपने लगे। उस पन्ने पर उसकी अपनी फोटो लगी थी और नीचे लिखा था, अगला नंबर तुम्हारा है। तभी अचानक गोदाम का भारी दरवाजा बाहर से बंद हो गया। धप की आवाज आई और पूरी बिजली गुल हो गई। अब विक्रम उस अंधेरे कमरे में कैद था और उसे महसूस हो रहा था कि कोई उसके कान के पास धीरे से फुसफुसा रहा है। खेल तो अब शुरू हुआ है इंस्पेक्टर। विक्रम ने अपनी जेब से लाइटर निकाला और उसे जलाया। छोटी सी लौ में उसने देखा कि दीवार पर ताजे खून से कुछ लिखा जा रहा है। अक्षर धीरे धीरे उभर रहे थे। लिखा था, अपनी जेब देखो। विक्रम ने घबराकर अपनी जैकेट की जेब में हाथ डाला। उसके हाथ में एक छोटी सी पेन ड्राइव आई। उसने सोचा कि यह उसके पास कब आई। वह तो सीधे पुलिस स्टेशन से यहां आया था। क्या उसकी टीम में ही कोई गद्दार है, या फिर कोई ऐसा साया जो उसके साथ साए की तरह चल रहा है? तभी ऊपर की छत से कुछ टपकने लगा। विक्रम ने लाइटर ऊपर किया। छत से एक जंजीर लटक रही थी और उस पर एक लाश टंगी थी। लाश की आंखों पर पट्टी बंधी थी और उसके सीने पर एक चाकू घोंपा गया था। विक्रम ने ध्यान से देखा, वह लाश किसी अजनबी की नहीं थी। वह शहर के सबसे बड़े वकील मिस्टर खन्ना की थी, जो 3 दिन से लापता थे। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि वकील के हाथ में एक छोटा सा कागज का टुकड़ा दबा हुआ था। विक्रम ने हिम्मत जुटाकर वह कागज निकाला। उस पर सिर्फ एक पता लिखा था, पुरानी हवेली, कमरा नंबर 13। अचानक गोदाम के कोने में रखा एक पुराना रेडियो अपने आप बजने लगा। उसमें से एक पुरानी फिल्म का गाना बज रहा था, लेकिन आवाज बहुत कटी फटी और डरावनी थी। गाने के बीच बीच में एक औरत के हंसने की आवाज आ रही थी। विक्रम समझ गया कि यह कोई साधारण मर्डर नहीं है। यह एक सोची समझी साजिश है जिसमें उसे फंसाया जा रहा है। उसे इस गोदाम से बाहर निकलना ही होगा, इससे पहले कि वह खुद एक लाश बन जाए। उसने दीवार के पास पड़े एक भारी लोहे के डंडे को उठाया और दरवाजे पर जोर जोर से प्रहार करना शुरू किया। खुल जा, कोई है बाहर, वह चिल्लाया। तभी दरवाजे के दूसरी तरफ से एक भारी आवाज आई, दरवाजा तभी खुलेगा विक्रम, जब तुम बताओगे कि 10 साल पहले उस रात तुमने क्या देखा था। विक्रम के होश उड़ गए। वह रात जिसे उसने दुनिया से छिपा कर रखा था, आज कोई उसे कुरेद रहा था। विक्रम का गला सूख रहा था। वह आवाज जानी पहचानी थी, लेकिन फिर भी उसमें एक ऐसी कड़ीड़ीवाहट थी जो हड्डियों तक सिहरन पैदा कर दे। उसने लोहे के दरवाजे पर एक आखिरी वार किया, लेकिन दरवाजा टस से मस नहीं हुआ। बोलो विक्रम, खामोश क्यों हो गए? क्या उस मासूम की चीखें आज भी तुम्हारे कानों में नहीं गूंजती? बाहर से वही भारी आवाज फिर आई। विक्रम ने चिल्लाकर कहा, जो भी हो तुम, सामने आओ। कायरों की तरह अंधेरे में छिपकर बातें मत करो। तभी अचानक पूरे गोदाम में लाल रंग की लाइट जलने लगी। छत पर टंगी मिस्टर खन्ना की लाश धीरे धीरे नीचे आने लगी। विक्रम पीछे हटा, लेकिन उसका पैर खून से सनी उसी घड़ी पर पड़ा और वह लड़खड़ाकर गिर गया। फर्श पर गिरते ही उसे महसूस हुआ कि नीचे की जमीन खोखली है। उसने अपनी टॉर्च की रोशनी वहां डाली।
वहां एक छोटा सा गुप्त रास्ता बना था। विक्रम ने बिना सोचे समझे उस रास्ते में छलांग लगा दी। वह एक तंग सुरंग थी जो नीचे की ओर जा रही थी। जैसे जैसे वह आगे बढ़ा, उसे ठंडी हवा के झोंके महसूस होने लगे। सुरंग के अंत में एक दरवाजा था। जब उसने उसे धक्का दिया तो वह सीधे शहर के श्मशान घाट के पीछे वाले हिस्से में निकला। सामने वहीं पुरानी हवेली खड़ी थी जिसका पता उस कागज पर लिखा था। हवेली की दीवारें काली पड़ चुकी थीं और खिड़कियों के शीशे टूटे हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे वह हवेली उसे निगलने के लिए इंतजार कर रही हो। विक्रम हवेली के अंदर दाखिल हुआ। हर कदम पर लकड़ी के फर्श से चरमराने की आवाज आ रही थी। वह सीधा कमरा नंबर 13 की तलाश में ऊपर की मंजिल पर गया। गलियारे के अंत में एक दरवाजा था जिस पर पीतल से 13 लिखा था। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, कमरे के बीचों बीच एक कुर्सी रखी थी। उस कुर्सी पर एक आदमी बैठा था जिसकी पीठ विक्रम की तरफ थी। कमरे में मोमबत्तियां जल रही थीं और चारों तरफ विक्रम की पुरानी तस्वीरें दीवार पर चिपकी हुई थीं। बैठो विक्रम, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था, कुर्सी पर बैठे शख्स ने कहा। विक्रम ने अपनी गन उसकी तरफ तानी। हाथ ऊपर करो और धीरे से मुड़ो। जब वह आदमी मुड़ा तो विक्रम के हाथ से गन छूटकर नीचे गिर गई। सामने बैठा आदमी कोई और नहीं बल्कि विक्रम का अपना छोटा भाई आर्यन था, जिसकी मौत 5 साल पहले एक एक्सीडेंट में हो चुकी थी। या कम से कम विक्रम को यही यकीन दिलाया गया था। आर्यन के चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान थी। उसने एक रिमोट निकाला और कहा, भाई, उस रात तुमने मुझे बचाने की कोशिश नहीं की थी। आज देखते हैं तुम खुद को कैसे बचाते हो। हवेली की घड़ी में अचानक जोर से आवाज हुई और कमरे के चारों कोनों से जहरीली गैस निकलने लगी। विक्रम की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। जहरीली गैस फेफड़ों में जलन पैदा कर रही थी। उसने अपनी शर्ट का एक टुकड़ा फाड़ा और उसे अपने मुंह पर कसकर बांध लिया। आर्यन वहीं बैठा रहा, मानो उसे इस गैस से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा हो। आर्यन, तुम तुम तो मर चुके थे, विक्रम ने खांसते हुए कहा। उसकी आवाज अब भारी हो रही थी। आर्यन अपनी कुर्सी से उठा और धीरे धीरे विक्रम की ओर बढ़ा। उसके चलने के अंदाज में एक अजीब सी लचक थी, जैसे उसके शरीर की हड्डियां सही सलामत ना हो। मर तो मैं उसी रात गया था भाई, जब तुमने उस जलती हुई गाड़ी का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया था। याद है ना? पापा की वसीयत और वो प्रॉपर्टी जिसे पाने के लिए तुमने अपने सगे भाई को आग के हवाले कर दिया था। विक्रम के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह सच जिसे उसने 10 साल से अपने सीने में दफन कर रखा था, आज एक जीते जागते मुर्दे के रूप में उसके सामने खड़ा था। लेकिन विक्रम को याद था कि उसने दरवाजा बंद नहीं किया था, बल्कि वह जाम हो गया था। तभी कमरे की एक दीवार पर लगी बड़ी सी स्क्रीन जल उठी। उस पर एक वीडियो चलने लगा। वीडियो में 10 साल पुरानी वही रात थी। आग की लपटें आसमान छू रही थीं और विक्रम गाड़ी का दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा था। लेकिन वीडियो के अगले ही पल में दिखा कि एक तीसरा साया झाड़ियों के पीछे छिपा था, जिसने रिमोट से गाड़ी के दरवाजों को लॉक कर दिया था। विक्रम की नजरें फटी की फटी रह गईं। आर्यन देखो, वह मैं नहीं था, कोई और भी था वहां। आर्यन रुका। उसने स्क्रीन की तरफ देखा। उसकी आंखों में पहली बार हैरानी और डर के भाव आए। अचानक कमरे का दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया और बाहर से किसी के हंसने की आवाज आई। वाह, क्या ड्रामा है! भाई भाई की लड़ाई और बीच में फंसा हुआ सच! वह आवाज गूंजी। विक्रम और आर्यन दोनों ने मुड़कर देखा। कमरे के एक गुप्त कोने से एक शख्स बाहर निकला। वह कोई और नहीं बल्कि विक्रम का सबसे भरोसेमंद साथी और डिपार्टमेंट का हेड कमिश्नर अवस्थी था। उसके हाथ में एक रिमोट और एक लोडेड गन थी। कमिश्नर सर, आप यहां? विक्रम ने लड़खड़ाते हुए पूछा। अवस्थी ने ठहाका लगाया। हां विक्रम, मैं ही था जिसने उस रात खेल खेला था। तुम्हारी प्रॉपर्टी पर मेरी नजर थी और तुम दोनों भाई एक दूसरे के खून के प्यासे बन गए। यह मेरे लिए सबसे अच्छा मौका था। आर्यन को मैंने ही बचाया और उसे यकीन दिलाया कि तुमने उसे मारने की कोशिश की थी। कमिश्नर ने गन का निशाना आर्यन की तरफ कर दिया। लेकिन अब तुम दोनों का खेल खत्म। इस हवेली के साथ तुम दोनों की यादें भी राख हो जाएंगी। तभी विक्रम ने देखा कि मेज पर एक भारी कांच का जग पड़ा है। उसने अपनी पूरी ताकत बटोरी और वह जग सीधे कमिश्नर के हाथ पर दे मारा।
गन हाथ से छूटकर दूर जा गिरी। आर्यन ने मौका पाकर कमिश्नर पर छलांग लगा दी। दोनों फर्श पर गिर पड़े और गुत्थम गुत्था होने लगे। विक्रम ने जल्दी से जहरीली गैस के पाइप को तोड़ने की कोशिश की ताकि ताजी हवा अंदर आ सके। कमिश्नर अवस्थी के चेहरे पर अब वह बनावटी मुस्कान गायब थी। उसकी आंखों में सिर्फ खून सवार था। जैसे ही विक्रम ने जहरीली गैस के पाइप को तोड़ने की कोशिश की, अवस्थी ने अपनी जैकेट के अंदर से एक छोटा चाकू निकाला और सीधे आर्यन के कंधे पर वार कर दिया। आ! आर्यन दर्द से चिल्लाया और पीछे हट गया। विक्रम ने आव देखा न ताव, वह सीधा कमिश्नर पर झपट पड़ा। दोनों फर्श पर लौटने लगे। विक्रम ने अवस्थी का हाथ मरोड़ने की कोशिश की, लेकिन उम्र के बावजूद कमिश्नर बहुत ताकतवर था। उसने विक्रम के पेट में एक जोरदार लात मारी, जिससे विक्रम दूर दीवार से जा टकराया। तुम दोनों को क्या लगा था कि एक मामूली इंस्पेक्टर और एक मरा हुआ इंसान मुझे हरा देंगे? अवस्थी जोर से हंसा और उसने अपनी गिरी हुई गन की तरफ हाथ बढ़ाया। तभी हवेली की छत का एक हिस्सा मलबे की तरह नीचे गिरा। पूरी इमारत अब हिलने लगी थी। विक्रम ने देखा कि मेज के नीचे वही पुरानी घड़ी पड़ी थी जिसे उसने गोदाम में देखा था। उसने फुर्ती से उसे उठाया और देखा कि उसके पीछे एक छोटा सा बटन है। जैसे ही विक्रम ने बटन दबाया, हवेली के गुप्त लाउडस्पीकर से एक रिकॉर्डिंग बजने लगी। वह कमिश्नर अवस्थी की ही आवाज थी, जिसमें वह 10 साल पहले हुए उस एक्सीडेंट की साजिश रच रहा था। यह ये क्या है? अवस्थी के हाथ कांपने लगे। यह तुम्हारी बर्बादी का सबूत है सर, विक्रम ने लड़खड़ाते खड़े होकर कहा। मैंने पेन ड्राइव पहले ही एक्टिवेट कर दी थी। यह पूरी बातचीत बाहर खड़ी पुलिस की टीम लाइव सुन रही है। जो सायरन बज रहे हैं वे आपके बैकअप के नहीं, बल्कि इंटरपोल और क्राइम ब्रांच के हैं। कमिश्नर का चेहरा सफेद पड़ गया। उसे समझ आ गया कि शिकारी अब खुद शिकार बन चुका है। उसने खिड़की की तरफ भागने की कोशिश की, लेकिन तभी आर्यन ने उसका पैर पकड़ लिया और उसे नीचे गिरा दिया। मेरे 10 साल छीनने की कीमत तुम आज अपनी जान देकर चुकाओगे, आर्यन ने गुस्से में कहा। उसके हाथ में वही चाकू था जो अवस्थी ने उसे मारा था। नहीं आर्यन, कानून को अपना काम करने दो, विक्रम ने चिल्लाकर उसे रोकने की कोशिश की। बाहर से पुलिस ने दरवाजा तोड़ने की कोशिश शुरू कर दी थी। हवेली की दीवारें अब गिरने ही वाली थीं। चारों तरफ धूल और धुआं भर गया था। तभी एक जोरदार धमाका हुआ और हवेली का मुख्य दरवाजा अंदर की तरफ गिर पड़ा। धुएं के गुब्बार के बीच से पुलिस की एक टीम अंदर दाखिल हुई, लेकिन जब धुआं छंटा तो वहां का नजारा देखकर सबकी रूह कांप गई। कमरा नंबर 13 पूरी तरह तबाह हो चुका था। फर्श पर खून की बूंदें फैली थीं, लेकिन वहां न तो कमिश्नर अवस्थी था, न आर्यन और न ही विक्रम। खिड़की खुली थी और बाहर गहरी खाई थी जहां यमुना का पानी उफान मार रहा था। वहां सिर्फ एक चीज बची थी, वही पुरानी रुकी हुई घड़ी, जिसकी सुइयां अब फिर से चलने लगी थीं। यमुना का पानी उस रात बहुत गहरा और काला था। पुलिस की टीमें नीचे उतरीं। गोताखोरों ने घंटों तक तलाश की, लेकिन न तो विक्रम का पता चला और न ही कमिश्नर अवस्थी का। आर्यन तो जैसे हवा में ही विलीन हो गया था। हफ्ते बीत गए। अखबारों की सुर्खियां अब बदलने लगी थीं। शहर में एक नए कमिश्नर की नियुक्ति हो चुकी थी, लेकिन केस नंबर 404 की फाइल अभी भी खुली थी। तभी एक रात शहर के सबसे पुराने और शांत इलाके की एक छोटी सी लाइब्रेरी में एक आदमी दाखिल हुआ। उसने एक लंबी टोपी पहनी थी और अपना चेहरा ढका हुआ था। उसने काउंटर पर एक पुरानी घड़ी रखी। इसे ठीक करना है, उसने धीमी आवाज में कहा। लाइब्रेरियन ने घड़ी की तरफ देखा। उसकी सुइयां फिर से 12:15 पर आकर रुक गई थीं। जैसे ही उसने घड़ी को पलटा, उसके पीछे एक छोटा सा अक्षर खुदा हुआ था, वी। लाइब्रेरियन की आंखें चमक उठीं। उसने धीरे से कहा, सर, पुलिस अभी भी आपकी तलाश कर रही है। वह आदमी और कोई नहीं, विक्रम था। उसके चेहरे पर एक गहरा जख्म था जो उस रात की गवाही दे रहा था। पुलिस जिसे ढूंढ रही है वह विक्रम मर चुका है। अब सिर्फ वह बचेगा जो इस शहर की गंदगी को साफ करेगा। विक्रम लाइब्रेरी के पिछले दरवाजे से बाहर निकला, जहां एक काली गाड़ी खड़ी थी। गाड़ी का शीशा नीचे हुआ। अंदर आर्यन बैठा था। उसके हाथ में एक नई फाइल थी। अगला कौन है भाई? आर्यन ने पूछा। उसके चेहरे की वह डरावनी मुस्कान अब एक मकसद में बदल चुकी थी।
विक्रम ने फाइल खोली। उसमें शहर के उन रसूखदार लोगों की लिस्ट थी जो कानून की आड़ में काले धंधे कर रहे थे। सबसे ऊपर जो नाम था उसे देखकर विक्रम की मुट्ठियां खींच गईं। वह नाम था गृह मंत्री। खेल तो अब शुरू हुआ है, विक्रम ने गाड़ी में बैठते हुए कहा। गाड़ी अंधेरे में गायब हो गई। शहर को लग रहा था कि इंसाफ हो चुका है, लेकिन असली इंसाफ तो अब उन गलियों में होने वाला था जहां कानून की रोशनी कभी नहीं पहुंचती। गाड़ी की रफ्तार तेज थी और दिल्ली की सड़कें सुनसान। विक्रम ने उस फाइल के पन्नों को पलटते हुए देखा कि गृह मंत्री के तार उन पुरानी हत्याओं से जुड़े थे जिन्हें हादसा करार दे दिया गया था। भाई, इस महल में घुसना आसान नहीं होगा। वहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता, आर्यन ने स्टीयरिंग घुमाते हुए कहा। उसकी आवाज में अब वह पहले वाला पागलपन नहीं, बल्कि एक ठंडी नफरत थी। विक्रम ने अपनी गन चेक की और ठंडी सांस ली। हवेली के उस धमाके ने हमें दुनिया की नजरों में मार दिया है, आर्यन। और एक मरे हुए इंसान से ज्यादा खतरनाक कोई नहीं होता। हम वहां सामने से नहीं, बल्कि उनके डर के रास्ते घुसेंगे। तभी विक्रम के फोन पर एक मैसेज आया। वह नंबर अननोन था, लेकिन उसमें जो फोटो थी उसे देखकर विक्रम के माथे पर पसीना आ गया। वह फोटो कमिश्नर अवस्थी की थी, जो एक अस्पताल के बेड पर पड़ा था। उसकी आंखों पर पट्टी बंधी थी और वह ऑक्सीजन मास्क के सहारे सांस ले रहा था। नीचे लिखा था, वह अभी भी जिंदा है और राज उगलेगा। आर्यन, गाड़ी मोड़ो, हमें सिटी हॉस्पिटल जाना होगा, विक्रम चिल्लाया। जैसे ही वे हॉस्पिटल पहुंचे, वहां का नजारा देखकर उनके रोंगटे खड़े हो गए। कॉरिडोर में सन्नाटा था और गार्ड्स फर्श पर बेहोश पड़े थे। विक्रम और आर्यन दबे पांव रूम नंबर 404 की तरफ बढ़े। जैसे ही उन्होंने दरवाजा धक्का देकर खोला, देखा कि अवस्थी के बेड के पास एक नकाबपोश आदमी खड़ा था, जिसके हाथ में एक जहरीला इंजेक्शन था। रुको! विक्रम ने चिल्लाकर अपनी गन तानी। नकाबपोश धीरे से मुड़ा। उसकी हंसी कमरे में गूंज उठी। उसने अपना नकाब हटाया और जो चेहरा सामने आया उसे देखकर विक्रम की रूह कांप गई। वह कोई और नहीं बल्कि विक्रम की अपनी पत्नी अंजलि थी, जिसे उसने 2 साल पहले एक एनकाउंटर में खो दिया था। अंजलि, तुम तो मर चुकी थी। विक्रम की आवाज लड़खड़ा गई। अंजलि ने इंजेक्शन अवस्थी की गर्दन के पास ले जाते हुए कहा, इंसाफ की लड़ाई में कोई नहीं मरता विक्रम, बस मोहरे बदल जाते हैं। तुमने मुझे मरा हुआ समझा क्योंकि तुम्हें सच से दूर रखना जरूरी था। अब या तो तुम मेरे साथ हो या इस सच के साथ दफन हो जाओगे। तभी बाहर पुलिस के जूतों की आहट सुनाई दी। अस्पताल को चारों तरफ से घेर लिया गया था। अंजलि की आंखों में वह प्यार नहीं, बल्कि एक ठंडी और खतरनाक चमक थी। विक्रम अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह अपनी मरी हुई पत्नी को जिंदा देखकर खुश हो या उस पर तनी हुई गन देखकर डरे। अंजलि, ये सब क्या है कि कुसुम? तुम अस्पताल की इस हालत और अवस्थी के साथ यहां क्या कर रही हो? विक्रम ने अपनी आवाज को काबू में रखते हुए पूछा। अंजलि ने इंजेक्शन को अवस्थी की गर्दन से थोड़ा दूर किया, लेकिन गन का निशाना विक्रम पर ही रखा। विक्रम, जिस सिस्टम के लिए तुम अपनी जान की बाजी लगा रहे थे, उसी ने मुझे मारने की साजिश रची थी। उस एनकाउंटर में मुझे मरा हुआ दिखाकर इन्होंने मुझे एक गुप्त सेल में कैद कर दिया था। वे मेरा इस्तेमाल अपनी काली करतूतों को छिपाने के लिए करना चाहते थे। आर्यन, जो अब तक चुपचाप यह सब देख रहा था, आगे बढ़ा। भाई, यहां रुकने का समय नहीं है। पुलिस की गाड़ियां नीचे पहुंच चुकी हैं और वे यहां किसी को बचाने नहीं, सबको खत्म करने आए हैं। तभी कमरे की खिड़की के शीशे चकनाचूर हो गए। बाहर से एक स्नाइपर की गोली सीधे अवस्थी के बेड के पास वाले मॉनिटर पर लगी। बीप की तेज आवाज गूंजी और पूरा कमरा धुएं से भर गया। झुको! विक्रम चिल्लाया। अंजलि ने फुर्ती से एक बैग उठाया और विक्रम का हाथ पकड़ा। अगर सच जानना है तो मेरे साथ आओ। यहां रहोगे तो सरकारी फाइलों में एक बार फिर शहीद कहलाओगे। वे तीनों अस्पताल के पिछले रास्ते से भागने लगे। गलियारे में गोलियों की आवाज गूंज रही थी। पुलिस की वर्दी में कुछ नकाबपोश उनका पीछा कर रहे थे। विक्रम ने पलटकर 2 गोलियां चलाईं, जिससे एक हमलावर नीचे गिर पड़ा। जैसे ही वे पार्किंग में पहुंचे, अंजलि ने एक काले रंग की एसयूवी का दरवाजा खोला। जल्दी बैठो! गाड़ी तेजी से अस्पताल के गेट को तोड़ते हुए बाहर निकली। पीछे 3 पुलिस की गाड़ियां सायरन बजाते हुए उनका पीछा कर रही थीं। हम कहां जा रहे हैं?
आर्यन ने हांफते हुए पूछा। अंजलि ने स्टीयरिंग मोड़ते हुए कहा, उस जगह जहां से यह सारा खेल शुरू हुआ था, गृह मंत्री के फार्म हाउस पर। आज रात वहां एक बड़ी मीटिंग होने वाली है जहां शहर को बेचने का सौदा होगा, और वहीं तुम्हें वह सबूत मिलेगा जो अवस्थी के पास भी नहीं था। विक्रम ने अंजलि की तरफ देखा। उसके मन में हजारों सवाल थे, लेकिन अभी जिंदा रहना ज्यादा जरूरी था। गाड़ी अब शहर की सीमा से बाहर एक घने जंगल वाले रास्ते पर जा रही थी। तभी अचानक सामने से एक ट्रक उनकी तरफ तेजी से आने लगा, जिसकी हेडलाइट्स ने उनकी आंखों को चुंधिया दिया। अंजलि, संभलो! विक्रम चिल्लाया। गाड़ी एक जोरदार झटके के साथ रोड के किनारे एक गड्ढे में जा गिरी और पलट गई। चारों तरफ अंधेरा छा गया। गाड़ी कई बार पलटी और एक बड़े पेड़ से टकराकर रुक गई। कांच के टुकड़े चारों तरफ बिखरे थे। विक्रम का सिर स्टीयरिंग से टकराया था, जिससे खून बह रहा था। उसे धुंधला दिखाई दे रहा था, लेकिन उसने देखा कि अंजलि और आर्यन भी बेसुध पड़े थे। तभी बाहर से जूतों की छाप सुनाई दी। भारी कदम उनकी गाड़ी की ओर बढ़ रहे थे। विक्रम ने अपनी गन ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वह कहीं गिर गई थी। उसने देखा कि अंजलि धीरे धीरे अपनी आंखें खोल रही थी। विक्रम, भागो यहां से! अंजलि ने कराहते हुए कहा। गाड़ी का दरवाजा एक झटके से खुला। एक नकाबपोश आदमी ने विक्रम को बाहर खींचा और जमीन पर पटक दिया। तभी पीछे से एक सफेद कुर्ते पजामे वाला शख्स आगे बढ़ा। वह और कोई नहीं, खुद गृह मंत्री का खास आदमी रतन सिंह था। इंस्पेक्टर विक्रम, तुम तो 7 जन्मों के दुश्मन बन गए हो। कितनी बार मरोगे? रतन सिंह ने ठहाका लगाया। और अंजलि, तुम्हें लगा कि तुम हमारे ही खिलाफ जाल बुनोगी और हम जान नहीं पाएंगे? रतन सिंह ने अपने आदमियों को इशारा किया। उन्होंने अंजलि और आर्यन को गाड़ी से बाहर निकाला और उनके हाथ बांध दिए। विक्रम बेबस होकर देख रहा था। इन्हें फार्म हाउस ले चलो, मंत्री जी खुद इनका हिसाब करेंगे, रतन सिंह ने आदेश दिया। उन्हें एक बंद ट्रक में डाल दिया गया। अंधेरे ट्रक में विक्रम ने धीरे से आर्यन को कोहनी मारी। आर्यन, होश में आओ! आर्यन ने धीरे से सिर हिलाया। भाई, मेरी जैकेट की अंदरूनी जेब में एक छोटा कट्टर है। पापा ने मुझे बचपन में दिया था, मैं उसे हमेशा साथ रखता हूं। विक्रम ने हाथ पैर मारकर आर्यन की जेब से वह कट्टर निकाला और अंधेरे में ही अपने हाथ की रस्सियां काटने लगा। तभी अंजलि ने फुसफुसाते हुए कहा, विक्रम, मेरी बात गौर से सुनो। फार्म हाउस के बेसमेंट में एक सर्वर रूम है। वहां एक हार्ड ड्राइव है जिसमें गृह मंत्री के सारे काले कारनामों के सबूत हैं। अगर हम पकड़े भी जाएं तो वह ड्राइव पुलिस हेडक्वार्टर पहुंचनी चाहिए। ट्रक एक ऊबड़ खाबड़ रास्ते पर रुका। दरवाजा खुला और उन्हें बाहर निकाला गया। सामने एक आलीशान फार्म हाउस था, लेकिन वहां का माहौल किसी किले जैसा था। हर तरफ हथियारबंद गार्ड्स तैनात थे। उन्हें एक बड़े हॉल में ले जाया गया, जहां गृह मंत्री एक सोफे पर बैठा सिगार पी रहा था। उसके चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी, जैसे वह पहले से ही जीत चुका हो। बैठो विक्रम, मंत्री ने धुआं छोड़ते हुए कहा। तुम्हें क्या लगा था कि तुम इस सिस्टम को बदल दोगे? यह सिस्टम मैंने बनाया है। यहां कानून वही है जो मैं लिखता हूं। विक्रम ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा। तुमने सिर्फ कागज लिखे हैं मंत्री जी, लेकिन सच तो सड़कों पर खून बनकर बह रहा है, और वे खून एक दिन तुम्हें डुबो देगा। मंत्री हंसा और उसने अपनी मेज से एक फाइल उठाई। ये वही फाइल है ना जिसे तुम ढूंढ रहे थे? इसमें लिखा है कि अंजलि कभी मरी ही नहीं थी। वह तो मेरी जासूस थी, जिसे मैंने तुम्हारे पास भेजा था। विक्रम के कानों में मंत्री की बातें किसी बम की तरह फटीं। उसने अंजलि की तरफ देखा, जिसकी गर्दन झुकी हुई थी। क्या वाकई वह औरत जिससे उसने बेपनाह मोहब्बत की थी महज एक मोहरा थी? सच है ना अंजलि? विक्रम ने टूटती हुई आवाज में पूछा। अंजलि खामोश रही, लेकिन उसकी आंखों से एक आंसू टपक कर फर्श पर गिर पड़ा। तभी मंत्री ने हंसते हुए अपने गार्ड को इशारा किया। इसे खत्म करो, अब खेल उबाऊ हो रहा है। जैसे ही गार्ड ने अपनी बंदूक विक्रम के माथे पर रखी, अंजलि ने बिजली की फुर्ती से अपने हाथ की डीली रस्सी झटकी और गार्ड की कलाई मरोड़कर उसकी बंदूक छीन ली। ठां ठां! 2 गोलियां चलीं और मंत्री के 2 गार्ड वहीं ढेर हो गए। भागो विक्रम, बेसमेंट की तरफ! अंजलि चिल्लाई।
विक्रम और आर्यन हैरान थे, लेकिन उनके पास सोचने का समय नहीं था। वे हॉल से निकलकर कॉरिडोर की तरफ भागे। पीछे से गोलियों की बौछार होने लगी। तुमने झूठ बोला था? विक्रम ने भागते हुए पूछा। मंत्री को यकीन दिलाना जरूरी था कि मैं उसकी तरफ हूं, वरना वह हमें यहीं मार देता, अंजलि ने जवाब दिया। बेसमेंट का रास्ता उस बड़े आईने के पीछे है। वे बेसमेंट में पहुंचे जहां मशीनों की गूंज सुनाई दे रही थी। वह एक हाई टेक सर्वर रूम था। आर्यन ने जल्दी से कंप्यूटर पर हाथ चलाए। भाई, ये इनक्रिप्टेड है, मुझे 5 मिनट चाहिए। बाहर से दरवाजा टूटने की आवाज आई। रतन सिंह अपने आदमियों के साथ अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था। विक्रम ने पास पड़ा एक भारी लोहे का टेबल दरवाजे के आगे अड़ा दिया। आर्यन, जल्दी करो, वे अंदर आने वाले हैं, विक्रम ने चिल्लाकर कहा। तभी स्क्रीन पर डाउनलोड कंप्लीट का मैसेज आया। आर्यन ने एक छोटी सी चिप निकाली और उसे विक्रम के हाथ में थमा दिया। इसमें सब कुछ है भाई, मंत्री की पूरी सल्तनत इस एक चिप में बंद है। अचानक छत का एक हिस्सा गिरा और वहां से एक ग्रेनेड नीचे आया। धमाका! पूरा बेसमेंट धुएं और आग की लपटों से भर गया। विक्रम को महसूस हुआ कि उसे किसी ने धक्का देकर एक ठंडी सुरंग में डाल दिया है। जब उसकी आंख खुली तो वह फार्म हाउस के बाहर एक झाड़ी में पड़ा था। उसके पास आर्यन था, लेकिन अंजलि कहीं नहीं थी। तभी उसने फार्म हाउस की तरफ देखा। वह पूरी तरह आग की लपटों में घिरा था। रतन सिंह और मंत्री के आदमी इधर उधर भाग रहे थे। विक्रम ने अपने हाथ में दबी उस चिप को देखा। हमें निकलना होगा आर्यन, विक्रम ने लड़खड़ाते हुए कहा। अंजलि ने अपनी जान की बाजी लगाकर हमें यह मौका दिया है। वे दोनों अंधेरे जंगल की तरफ निकल गए, लेकिन तभी विक्रम के फोन पर एक वीडियो कॉल आया। उसने स्क्रीन देखी। अंजलि बंधी हुई थी और उसके पीछे गृह मंत्री खड़ा था। चिप लेकर वापस आओ विक्रम, वरना अपनी पत्नी की आखिरी चीख सुनने के लिए तैयार रहो, मंत्री ने ठंडे लहजे में कहा। विक्रम के सामने अब दो रास्ते थे। या तो वह शहर को बचाने वाली वह चिप पुलिस को सौंप दे, या फिर अपनी मोहब्बत को बचाने के लिए मौत के कुएं में वापस कूद जाए। विक्रम के हाथ कांप रहे थे। एक तरफ पूरा शहर था जिसे बचाने के लिए उसने अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगा दी थी, और दूसरी तरफ अंजलि, उसकी रूह, जिसे वह एक बार खो चुका था और दोबारा खोने की हिम्मत उसमें नहीं थी। भाई, ये एक जाल है, आर्यन ने विक्रम का कंधा पकड़ते हुए कहा। अगर तुम वापस गए तो वह चिप भी ले लेगा और तुम्हें भी मार देगा। विक्रम ने अपनी मुट्ठियां भींची। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन दिमाग बिजली की तरह चल रहा था। आर्यन, ये चिप लो और सीधे सिटी प्रेस के दफ्तर जाओ। वहां एडिटर खन्ना को यह सौंप देना। कहना कि इंस्पेक्टर विक्रम ने अपना वादा निभाया है। और आप? आर्यन ने घबराकर पूछा। मैं अपनी अधूरी कहानी पूरी करने जा रहा हूं, विक्रम ने ठंडे लहजे में कहा। विक्रम ने एक पुरानी साइकिल उठाई जो झाड़ियों में पड़ी थी और तेजी से फार्म हाउस के पिछले हिस्से की तरफ बढ़ा। वहां एक पुरानी पानी की टंकी थी। वह चुपचाप दीवार फांदकर अंदर घुसा। हर तरफ गार्ड्स तैनात थे, लेकिन विक्रम साई की तरह अंधेरे में छिपा रहा। वह सीधा उस कमरे के पास पहुंचा जहां से वीडियो कॉल आया था। उसने खिड़की से अंदर झांका। अंजलि एक कुर्सी पर बंधी थी और उसके गले पर रतन सिंह ने चाकू रखा था। गृह मंत्री सामने खड़ा गण साफ कर रहा था। विक्रम आने ही वाला होगा, मंत्री ने मुस्कुराते हुए कहा। वह एक सिपाही है, और सिपाही कभी अपनी वफादारी और मोहब्बत के बीच सही फैसला नहीं ले पाता। तभी विक्रम ने कमरे का दरवाजा जोर से लात मारकर खोला। मैं यहां हूं, मंत्री ने गण विक्रम की तरफ तानी। चिप कहां है? विक्रम ने जेब से एक छोटी सी सिल्वर चिप निकाली और उसे फर्श पर फेंक दिया। ये लो, अब अंजलि को छोड़ दो। रतन सिंह अंजलि को छोड़ने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन जैसे ही उसने चिप उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, विक्रम ने एक छोटा सा रिमोट दबा दिया। वह चिप असल में एक छोटा सा इलेक्ट्रॉनिक पटाखा था। धड़ाक! एक तेज रोशनी और धुआं पूरे कमरे में फैल गया। विक्रम ने छलांग लगाई और रतन सिंह के हाथ से चाकू छीन लिया। अंजलि ने मौका पाकर अपनी रस्सियां ढीली की, जो उसने पहले से ही काट रखी थीं, और मंत्री के हाथ पर जोरदार लात मारी। तुम दोनों ने मुझे बेवकूफ बनाया, मंत्री चिल्लाया। बेवकूफ तो तुम
तब बने मंत्री जी, जब तुमने सोचा कि एक पुलिस वाला अपनी वर्दी का फर्ज भूल जाएगा, विक्रम ने गन तानते हुए कहा। तभी बाहर से एक बड़ा धमाका हुआ। आर्यन अकेला नहीं गया था। वह पुलिस की एक स्पेशल टीम और मीडिया की गाड़ियों को साथ लेकर आया था। पूरे फार्म हाउस को घेर लिया गया था। मंत्री ने भागने की कोशिश की, लेकिन अंजलि ने उसका रास्ता रोक लिया। खेल खत्म सर। अब आपकी जगह उस काल कोठरी में है जहां आपने मासूमों को तड़पाया था। पुलिस अंदर दाखिल हुई। कमिश्नर अवस्थी, जो अब ठीक हो चुके थे और गवाही देने को तैयार थे, भी वहां पहुंचे। उन्होंने विक्रम को सैल्यूट किया। विक्रम, तुमने वह कर दिखाया जो कोई नहीं कर सका, अवस्थी ने कहा। लेकिन सस्पेंस अब भी खत्म नहीं हुआ था। जैसे ही पुलिस मंत्री को ले जाने लगी, विक्रम की नजर मेज पर पड़ी एक और फाइल पर पड़ी। उसने उसे खोला और उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उस फाइल में लिखा था कि अंजलि और आर्यन का एक्सीडेंट कराने वाला असली मास्टरमाइंड गृह मंत्री नहीं, बल्कि कोई और था। एक ऐसा नाम जिसे सुनकर विक्रम का दिल दहल गया। उस पर लिखा था, प्रोजेक्ट शैडो, एजेंट वी। विक्रम के हाथों से वह फाइल फर्श पर गिर गई। प्रोजेक्ट शैडो, यह नाम उसके कानों में किसी पुराने जख्म की तरह गूंजने लगा। अंजलि ने विक्रम की हालत देखी और उसकी आंखों में एक अजीब सा डर समा गया। विक्रम, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? अंजलि ने उसका कंधा पकड़ते हुए पूछा। विक्रम ने अंजलि की तरफ देखा, लेकिन उसे अंजलि के चेहरे के पीछे एक धुंधली सी तस्वीर दिखाई देने लगी। उसे याद आया 10 साल पहले का वह श्मशान घाट, वह आग और वह चीख। लेकिन वह चीख आर्यन की नहीं थी, वह चीख किसी और की थी। अचानक विक्रम के सिर में तेज दर्द उठा। उसे याद आया कि उसे पुलिस ट्रेनिंग के दौरान एक खास दवा दी जाती थी। उसे बताया गया था कि वह उसकी ताकत बढ़ाने के लिए है, लेकिन असल में वह उसकी यादों को मिटाने और उसे एक किलर मशीन बनाने के लिए थी। कमिश्नर सर, विक्रम ने मुड़कर अवस्थी की तरफ देखा। यह फाइल क्या है? एजेंट भी कौन है? कमिश्नर अवस्थी के चेहरे से मुस्कान गायब हो गई। उन्होंने अपनी गन धीरे से निकाली और उसे विक्रम की तरफ तान दिया। विक्रम, तुमने वह फाइल नहीं देखनी चाहिए थी। तुम हमारे सबसे बेहतरीन मोहरे थे। तुम्हें जो यादें दी गईं वे झूठी थीं। आर्यन तुम्हारा भाई नहीं, बल्कि एक अपराधी था जिसे हमने पकड़ने के लिए तुम्हें इस्तेमाल किया था। विक्रम के होश उड़ गए। उसने आर्यन की तरफ देखा, जो अब एक डरावनी मुस्कान के साथ खड़ा था। आर्यन ने अपनी जेब से एक चाकू निकाला और अपनी बांह पर एक कट लगाया। वहां से खून नहीं, बल्कि एक नीली रोशनी वाला चिप बाहर निकला। भाई? नहीं विक्रम, मैं तुम्हारा भाई नहीं हूं। मैं उस प्रोजेक्ट का हिस्सा हूं जिसे तुमने खुद शुरू किया था, आर्यन ने ठंडे लहजे में कहा। विक्रम को अब सब याद आने लगा। वह पुलिस वाला नहीं था, वह एक अंडरकवर क्रिमिनल था जिसने पुलिस में घुसपैठ की थी। उसने खुद अपनी यादें मिटा दी थीं ताकि वह सिस्टम के अंदर घुस सके और उसे तबाह कर सके। गृह मंत्री तो बस एक छोटा सा प्यादा था। असली शैडो एजेंट तो खुद विक्रम था। अंजलि ने विक्रम की आंखों में वो बदलाव देखा। विक्रम, नहीं, खुद को संभालो। तुम वह नहीं हो जो ये कह रहे हैं। तभी फार्म हाउस की सारी लाइटें फिर से गुल हो गईं। अंधेरे में सिर्फ विक्रम की सांसें सुनाई दे रही थीं। एक पल में विक्रम का पूरा व्यक्तित्व बदल गया। उसकी आंखों में अब वह इंसाफ वाली चमक नहीं, बल्कि एक खूनी दरिंदगी थी। मिशन पूरा हुआ, विक्रम ने एक मशीनी आवाज में कहा। उसने हवा में हाथ चलाया और एक ही झटके में कमिश्नर के हाथ से गन छीन ली। ठा ठा! 2 गोलियां चलीं और कमरे में सन्नाटा छा गया। जब लाइट वापस आई तो कमिश्नर अवस्थी फर्श पर पड़े थे। विक्रम अब अंजलि की तरफ बढ़ा। अंजलि पीछे हटने लगी। विक्रम, तुम ये क्या कर रहे हो? विक्रम उसके पास रुका और उसके कान में धीरे से फुसफुसाया, खेल अभी खत्म नहीं हुआ है अंजलि, ये तो सिर्फ शुरुआत है। उसने अंजलि को छोड़ दिया और खिड़की से बाहर छलांग लगा दी। आर्यन भी उसके पीछे कूद गया। पुलिस की गाड़ियां बाहर खड़ी रह गईं, लेकिन एजेंट वी और उसका साथी अंधेरे में ओझल हो चुके थे। शहर की दीवारों पर अब भी विक्रम के पोस्टर लगे थे जिन पर लिखा था हीरो। लेकिन असली कहानी तो अब शुरू होने वाली थी, जहां हीरो खुद विलेन बन चुका था। शहर के ऊपर घने बादल छाए हुए थे और बिजली कड़क रही थी।
विक्रम और आर्यन अब एक ऊंची इमारत की छत पर खड़े थे, जहां से पूरा शहर किसी शतरंज की बिसात की तरह दिख रहा था। विक्रम की आंखों में अब वह पुरानी मासूमियत नहीं थी, सिर्फ एक गहरा सन्नाटा था। भाई, अब अगला कदम क्या है? आर्यन ने पूछा। उसके हाथ में वही नीली चिप चमक रही थी। विक्रम ने शहर की रोशनी की तरफ देखा। सच्चाई बहुत कड़वी है आर्यन। जिस सिस्टम को मैं सुधारना चाहता था उसका रचयिता मैं ही था। अब इस खेल को खत्म करने का वक्त आ गया है। तभी पीछे से किसी के चलने की आहट हुई। अंजलि वहां खड़ी थी। उसकी आंखों में आंसू थे और हाथ में एक रिमोट था। विक्रम, रुको। अगर तुम यहां से आगे बढ़े तो तुम कभी वापस नहीं आ पाओगे। उस चिप में एक वायरस है जो पूरे शहर के सिस्टम को तबाह कर देगा, लेकिन उसके साथ ही तुम्हारी यादें भी हमेशा के लिए मिट जाएंगी। विक्रम मुड़ा और अंजलि के करीब गया। उसने उसके चेहरे को छुआ। यादें ही तो बोझ हैं अंजलि। एक मुजरिम को सजा देने के लिए उसका वजूद मिटाना जरूरी है। और आज इंस्पेक्टर विक्रम अपने अंदर के शैडो एजेंट को खत्म कर देगा। आर्यन ने विरोध करना चाहा। नहीं भाई, हम राज कर सकते हैं। लेकिन विक्रम ने एक झटके में आर्यन के हाथ से वह चिप छीनी और उसे अपने गले के पास लगे उसी डिवाइस से जोड़ दिया। अचानक विक्रम का पूरा शरीर कांपने लगा। उसकी आंखों के सामने उसकी पूरी जिंदगी एक फिल्म की तरह चलने लगी। उसका बचपन, अंजलि से उसकी पहली मुलाकात, वह आग की रात और वह हर मर्डर जो उसने शैडो बनकर किया था। अलविदा अंजलि, विक्रम ने मुस्कुराते हुए कहा। उसने रिमोट दबाया। एक बहुत बड़ा धमाका हुआ, लेकिन वह धमाका इमारत में नहीं बल्कि उन डिजिटल सर्वरों में हुआ जो पूरे शहर को नियंत्रित कर रहे थे। एक ही पल में शहर की सारी लाइटें बुझ गईं। सारा डेटा, सारी फाइलें और सारे काले कारनामे एक साथ राख हो गए। धुआं छंटा तो अंजलि वहीं फर्श पर बैठी रो रही थी। आर्यन गायब हो चुका था, जैसे वह कभी था ही नहीं। और विक्रम विक्रम वहीं खड़ा था, लेकिन उसकी आंखों में पहचान की कोई किरण नहीं थी। उसने अंजलि की तरफ देखा जैसे वह उसे पहली बार देख रहा हो। आप कौन हैं? उसने धीमे से पूछा। और मैं यहां क्या कर रहा हूं? अंजलि ने उसे देखा। उसका विक्रम वापस आ गया था, लेकिन उसकी सारी यादें, उसका प्यार और उसका दर्द, सब कुछ उस धमाके में मिट चुका था। वह अब एक कोरा कागज था। पुलिस की गाड़ियां नीचे पहुंच रही थीं। अंजलि ने विक्रम का हाथ पकड़ा और उसे अंधेरे की तरफ ले जाने लगी। तुम एक अच्छे इंसान हो विक्रम, बस इतना याद रखना। शहर की लाइटें फिर से जलने लगीं। सड़कों पर फिर से शोर शुरू हो गया। लेकिन किसी को नहीं पता था कि उस रात एक शैडो ने खुद को मिटाकर शहर को एक नई सुबह दी थी। केस नंबर 404 हमेशा के लिए बंद हो गया और उस पुरानी घड़ी की सुइयां अब हमेशा के लिए रुक चुकी थीं। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करे, सब्सक्राइब करे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।